इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर समीर खान, लोकेश्वर, रजनी उपाध्याय, प्रखर उपाध्याय, देवेश उपाध्याय और यश कुमार जी ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ यहाँ ऐसे घने जंगल हैं जहाँ शायद ही कोई इंसान कभी जाता हो। ये घने और रहस्यमय जंगल न जाने अपने अंदर कितने ही रहस्यों को छुपाए हुए हैं। इस जंगल के एक हिस्से से कई लोगों के गुम हो जाने की खबरें आती रही हैं। एक समय तक सबका यही मानना था कि शायद वो लोग जंगली जानवरों के शिकार बन गए होंगे, लेकिन जब सच्चाई सबके सामने आई तो वो दिल दहला देने वाली थी। जब नीति और ध्रुव ने लिया उस जंगल से गुजरने का एक रॉन्ग टर्न और फिर उनका सामना हुआ उन आदमखोर इंसानों के साथ। आखिर कौन है ये आदमखोर इंसान? क्या नीति और ध्रुव बच पाएंगे इन आदमखोर इंसानों से या होगा कुछ और? ये सब जानने के लिए देखिए डर, खौफ और सर्वाइवल से भरा ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम नीति और ध्रुव को कई सालों बाद अपने खास रिश्तेदारों के यहाँ झरिया गांव जाते हुए देखते हैं। और रास्ते में गांव तक पहुंचने का ना तो माइलस्टोन लगा था और न ही कुछ संकेतों के निशान। वो बस अपनी गाड़ी भगाते जा रहे थे। दरअसल वो दोनों अपना रास्ता भटक चुके थे। जहाँ नीति ध्रुव पर काफी गुस्सा होती है कि तुम रास्ता कैसे भूल सकते हो, और इसी बीच वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ आगे का रास्ता खत्म हो चुका था। और तभी उन्हें जंगल में से जाने का एक रास्ता दिखाई देता है और ध्रुव काफी सोच समझकर अपनी गाड़ी उस रास्ते पर डाल देता है। वहीं अब रात भी हो चुकी थी और उनकी गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। दरअसल उनकी गाड़ी का डीजल खत्म हो चुका था और दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था। और अब इस जंगल में दोनों फंस चुके थे और नीति गुस्से में आगे जंगल में जाने का फैसला करती है। पर ध्रुव उसे समझाता है कि हमें यहीं अपनी गाड़ी में ही रात बिताना चाहिए। अंदर जंगल में न जाने क्या होगा। जब हमें आते वक्त दूर दूर तक कोई नहीं मिला तो अंदर जंगल में हमें कौन मिलने वाला है? पर नीति नहीं मानती और औरतों के आगे किसकी चलती है। तो ध्रुव अंदर जंगल में जाने के लिए मान जाता है। और जब दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो नीति को झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई देती है। और जब ध्रुव चेक करने जाता है तो काफी सारे चमगादड़ उस झाड़ी से निकलते हैं, जिन्हें देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। पर दोनों उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और यही हमें उस आदमखोर इंसान की पहली झलक दिखाई देती है। वहीं जब दोनों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पैरों के अजीब से निशान मिलते हैं। थे तो वो किसी इंसान के ही, पर इंसानों से थोड़े बड़े। पर फिर भी वो हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें जंगल के बीचों बीच एक घर दिखाई देता है जिसमें से धुआं उठ रहा था। और एक उम्मीद की किरण के साथ दोनों उस घर की तरफ बढ़ते हैं कि शायद उन्हें कोई मदद मिल जाए। और जब वो उस घर में पहुंचते हैं तो आवाज भी लगाते हैं, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। पर दरवाजा खुला था और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर से वो घर काफी डरावना था और काफी पुराना भी। और तभी कोई कुल्हाड़ी लेकर उनके पीछे आता है और कहता है, कौन हो तुम लोग और घर में कैसे घुस आए? जहां दोनों कहते हैं कि जी हम रास्ता भटक चुके थे और हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। घर में आते वक्त हमने आवाज दी थी पर किसी ने जवाब नहीं दिया। हम माफी चाहते हैं। जहां वो आदमी अपने नाम बब्बन बताता है और कहता है, कोई बात नहीं, यहाँ सालों से कोई नहीं आया। मैंने कई सालों बाद किसी इंसान को यहाँ देखा है। वैसे भी इस घर में मैं अकेला रहता हूँ। आप दोनों यहाँ रुक सकते हैं। पर वो आदमी आधुनिक दुनिया से काफी पीछे था। ना तो वो फोन के बारे में जानता था और न ही गाड़ी और डीजल के बारे में। और बब्बन उन्हें एक कमरे में सोने के लिए भेज देता है। और उसी रात नीति को कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो खिड़की में से देखती है तो बाहर एक अजीब सा दिखने वाला आदमी खड़ा था, जिसे देखकर नीति काफी डर जाती है और वो ध्रुव को आवाज लगाती है। पर ध्रुव को बाहर कोई दिखाई नहीं देता और इसे नीति का वहम मानता है। पर नीति इसे वहम नहीं मानती। वहीं अगली सुबह बब्बन उनसे कहता है कि मैंने किसी को मदद के लिए भेजा है, पर आने में उसे थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद आप यहाँ से चले जाना। अभी आप बाहर घूम कर आइए। काफी सुंदर जगह है ये। यहाँ घूमने के बाद आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। और जब दोनों बाहर घूमने जाते हैं तो दोनों कहते हैं कि बब्बन का बर्ताव कुछ अजीब है। वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ है। अभी भी वो ये समझता है कि हमारा देश गुलाम है
खैर छोड़ो, हमें क्या, हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। और थोड़ा दूर जाने पर नीति को वही आदमी फिर से दिखाई देता है जो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। जहाँ दोनों उसे देखकर वहां से भागते हैं, पर वो आदमखोर इंसान हर जगह उनके सामने आ रहा था। और वो एक नहीं बल्कि दो आदमी थे, और दोनों उनसे बचकर फिर से उसी घर में आ जाते हैं और खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। पर वो आदमखोर पीछे वाले गेट से घर के अंदर आ जाता है, जहाँ दोनों फिर से भागते हैं। जहाँ एक आदमखोर उनकी गाड़ी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, गाड़ी के पार्ट्स को निकाल देता है, और इस तरह यहाँ से भागने की उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। और भागते भागते नीति का पैर एक पेड़ की जड़ में फंस जाता है। वो निकालने की काफी कोशिश करते हैं, पर नीति का पैर निकल ही नहीं पा रहा था। और तभी कोई पीछे से ध्रुव को लट मारकर घायल कर देता है, और नीति जैसे ही बेहोश होकर गिरने वाली थी कि तभी वो आदमखोर उसे गिरने से बचा लेता है। और जब दोनों को होश आता है तो दोनों उसी घर में बंधे पड़े थे, और उनके सामने बब्बन भी था। जब दोनों कहते हैं कि हमें इस तरह बांधकर क्यों रखा है, हमें छोड़ दो, आखिर चाहते क्या हो तुम? देखो, तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो जितने भी हैं मेरे पर्स में सारे निकाल लो, पर हमें यहाँ से जाने दो, हमारी जान खतरे में है। बाहर दो आदमखोर आदमी हैं जो हमें मारना चाहते हैं, वो हम तीनों को मार डालेंगे। पर बब्बन कहता है, हम तीनों को नहीं, सिर्फ तुम दोनों को। जानना चाहते हो वो दोनों कौन है? वो दोनों मेरे बेटे हैं। आ जाओ दोनों और अपना चेहरा दिखाओ। और उन दोनों का चेहरा आम इंसानों से काफी अलग था। उनका चेहरा बिल्कुल रॉन्ग टर्न मूवी में दिखाए गए आदमखोरों के जैसा था, जिन्हें देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। और यही हमें उन आदमखोरों के रहस्य के बारे में पता चलता है कि ये कौन है। इनके पूर्वज काला जादू किया करते थे, और जब गांव वालों को इनके बारे में पता चला तो उन्होंने इन्हें गांव से बाहर निकाल दिया और ये आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति इनसे संबंध नहीं रखेगा। और अब बाहर से आने वाला तो कोई था ही नहीं, इसलिए ये लोग आपस में ही संबंध बनाने लगे ताकि इनका वंश आगे बढ़ पाए। भाई का बहन के साथ, बेटी का बाप के साथ, माँ का बेटे के साथ। ऐसा होने की वजह से इनके बच्चे विद्रूप, विकलांग, विदुप और डिफॉर्म पैदा होने लगे। अब इन्हें अपना वंश बढ़ाने के लिए एक महिला की आवश्यकता थी, और वो नीति ही थी जो इनका वंश बढ़ा सकती थी, ताकि अच्छी और दूसरी औरत के जरिए इनकी संतान स्वस्थ पैदा हो सके और इनका काला जादू आगे बढ़ सके। वहीं जब ध्रुव इसका विरोध करता है तो बब्बन अपनी कुल्हाड़ी से जैसे ही ध्रुव को मारने वाला होता है कि तभी नीति कहती है कि यदि तुमने ध्रुव को मारा तो मैं भी मर जाऊंगी, फिर ना ही तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा और तुम ऐसे ही मर जाओगे। और वो अपने सर को दीवार से फोड़ने लगती है, जिसे देखकर बब्बन ध्रुव को छोड़कर वहां से चला जाता है। पर थोड़ी ही देर बाद वो उन दोनों को अलग कर फिर से बांधकर ध्रुव को मारा जाता है। पर दोनों किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहते थे और दोनों एक प्लान बनाते हैं। वहीं ध्रुव अपनी रस्सियों को आग से जला लेता है और उसका हाथ भी जल चुका था। वहीं नीति उन दोनों आदमखोरों को बुलाकर कहती है, मुझे भूख लगी है और प्यास भी, क्या तुम मेरे लिए खाना और पानी लाओगे? और इसी बीच ध्रुव वहां से भागकर जंगल की ओर भाग जाता है। वहीं नीति के परिवार वालों ने भी दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, जहां इंस्पेक्टर सुजीत मिश्रा ने लोकल पुलिस के साथ उन्हें खोजना शुरू किया। जहां सुजीत मिश्रा को पता चला इस जंगल से पहले भी कई लोग लापता हो चुके हैं, और उन्होंने लोकल पुलिस के साथ एक टीम बनाकर रोड मैप तैयार किया कि अगर कोई रास्ता भटक जाए तो वो कितनी दूर और कहां तक जा सकता है। और पुलिस निकल पड़ी उनकी छानबीन के लिए, जहां रास्ते में उन्हें वो गाड़ी भी दिख जाती है और उन्हें यकीन हो जाता है कि नीति और ध्रुव यहीं कहीं आसपास ही होंगे। वहीं पुलिस को वो घर दिखाई देता है और पुलिस बब्बन के घर पहुंचकर उससे पूछताछ करती है, जहां बब्बन दोनों की फोटो देखकर पहचानने से मना कर देता है। पर पुलिस को कुछ तो शक बब्बन पर हो रहा था, पर पुलिस वहां से चली जाती है। जहां रास्ते में ध्रुव पुलिस को जाते हुए देख लेता है, और इससे पहले कि वो आवाज लगाता बब्बन उसे अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है, जिससे ध्रुव काफी घायल हो जाता है। पर वो हिम्मत नहीं हारता और उठकर पुलिस को आवाज लगाता है, जहां पुलिस भी उसे देख लेती है और वो कहता है कि मेरी बीवी की जान खतरे में है, उसे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, उसे बचा लीजिए, वो उसी घर में है। और इसे कहकर ध्रुव अपना दम तोड़ देता है
वहीं जब पुलिस दोबारा उस घर में जाती है तो उस घर में कोई नहीं मिलता और सभी नीति को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ तीनों आदमखोर नीति को एक बोरी में बंद करके भाग रहे थे और पुलिस काफी मुश्किल से उन तीनों के पास पहुंचकर एक एक कर तीनों आदमखोरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और नीति को उन आदमखोरों के चंगुल से बचा लिया जाता है। जिसके बाद नीति ने कभी दूसरी शादी नहीं की और वो एक एनजीओ से जुड़कर अनाथ बच्चों की सेवा करने लगी। वहीं इंस्पेक्टर श्रीजीत मिश्रा ने बताया कि इस केस को एक नॉर्मल किडनैपिंग के जैसे ही रिपोर्ट में रजिस्टर किया गया, पर वो ये जानते थे कि वो लोग कोई आम आदमी नहीं थे और ये कहानी भी इंस्पेक्टर श्रीजीत मिश्रा ने ही फेयर फाइल्स की टीम के साथ साझा किया। तो दोस्तों, आदमखोर मानव ये सर्वाइवल स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।